हेलो, नमस्कार और जय जोहार। मैं हूँ विनीता और इस वीडियो में हम भारत के संविधान में से जो टॉपिक कवर करेंगे वो है भारत के न्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। है ना, भारत के न्यायवादी को अटॉर्नी जनरल कहते हैं, अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या कहते हैं हम? कैग कहते हैं। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आने की संभावना है, ऐसे ऐसे प्रश्न ही लिए हैं मैंने। इसमें बहुत ज्यादा जो बेसिक वाले हैं, जो वन लाइनर फैक्ट वाले हैं, उनको इसमें ऐड नहीं किया है फिलहाल। ठीक है, तो ठीक है, जो प्रश्न बने हुए हैं वो सारे हम देख रहे हैं आज। ठीक है, अगला हम स्लाइड ले लेते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा। भारत के न्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? भारत के न्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उत्तर याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद यहाँ पे मैं क्रॉप करना भूल गई। है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ये सीजीपीएससी 2014 का प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 का 1 के तहत भारत का राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है और भारत सरकार का वकील होता है। अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, विधि अधिकारी सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और भारत सरकार का वकील होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संस्थान स्थापित किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संस्थान स्थापित किया गया है भारत के संविधान द्वारा। है ना, इसका उल्लेख कहाँ पे है? भारत के संविधान में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिएगा। पिछला स्लाइड लेके चलती हूँ। है ना, इसमें एक चीज और याद रखिएगा। भारत का जो संविधान है ना, उसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति होती है। ठीक है, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मतलब होता है कैग। ठीक है, अनुच्छेद 148 के तहत, है ना, अनुच्छेद 148 के तहत अम, है ना, कैग की नियुक्ति होती है और कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये तथ्य भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? वही जो मैंने भी बताया, इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलने से ना बहुत हैवी सा वर्ड लगता है, लेकिन इसी को अगर आप कैग कहते हैं ना, याद रखिएगा, इसको कैग कहते हैं। कैग का पूरा फुल फॉर्म ये होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। है ना, इंग्लिश में। है ना, बट है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बहुत हैवी सा वर्ड लग रहा है ना। तो शॉर्ट में आप याद रखिएगा, जैसे मैंने याद रखा है, कैग। ठीक, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विशेषज्ञ सलाह देता है, तो किसको सलाह देता है? ये देता है लोक लेखा समिति को। उत्तर याद रखिएगा, लोक लेखा समिति। ठीक, अगला देखते हैं। बजट में दिए गए राशि की सही व्यय का लेखा जोखा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है, जो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे संसद में रखती है, जिसकी पुनः जांच पड़ताल लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? इसी को क्या कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? नियंत्रक और एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है,
तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया है ना, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो प्रथम विधि अधिकारी को जाना जाता है महान्यायवादी, है ना, महान्यायवादी। इसका उत्तर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भारत का सॉलिसिटर कौन होता है? भारत का सॉलिसिटर होता है एक न्यायिक सलाहकार। ठीक है, एक न्यायिक सलाहकार। भारत का सॉलिसिटर जो होता है वो एक न्यायिक सलाहकार होता है। ये अटॉर्नी जनरल का अ, मतलब अटॉर्नी जनरल के लिए वो काम करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का दूसरा बड़ा अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का दूसरा बड़ा विधि अधिकारी होता है, जो अटॉर्नी जनरल के प्रत्येक कार्य में उसकी सहायता करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो कौन ले सकता है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, है ना, ये जो है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिनको कहते हैं, ये संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को, यहाँ पे बोला गया है राज्य सरकार, यहाँ पे केंद्र सरकार नहीं बोला गया है। ठीक है, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। राज्य सरकार बोला गया है, तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। इस प्रकार का ना प्रश्न मेरे ख्याल से पिछले साल पूछा गया है। ठीक है, पिछले साल का प्री में पूछा गया है, मुझे ध्यान नहीं है, बट शायद यही प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये उत्तर याद रखिएगा, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? उत्तर याद रखिएगा, महान्यायवादी। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है ना। अ, महान्यायवादी के बारे में एक प्रश्न और अभी देखा था हमने, उसमें भी याद रखिएगा आप कि ये गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, मत देने का अधिकार नहीं होता, वो मत नहीं दे सकता, लेकिन वहां पे भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बैठक में भाषण भी दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी को क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत वह किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है एवं भाषण दे सकता है, किंतु मतदान देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अभी जो मैंने बोला। अगला देखते हैं। अगला है, भारत में वित्तीय व्यवस्था को केंद्र और राज्य स्तर पर कौन नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा आप, भारत का महालेखा परीक्षक, कैग। ठीक है, भारत का महालेखा परीक्षक, इसका उत्तर हो जाएगा। अम, सवाल एक बार फिर से देख लीजिए। भारत में वित्तीय व्यवस्था को केंद्र और राज्य स्तर पर कौन नियंत्रित करता है? उत्तर हो जाएगा भारत का महालेखा परीक्षक। ठीक, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100
48, 48 ही पढ़ते हैं ना इसको, 148 भारत के खालिस्तान से संबंधित है। तो अभी एक मैंने पृष्ठ का एक्सप्लेनेशन में बताया था, भारत का जो अनुच्छेद 100 संविधान का अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। ठीक है, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, है ना, कैग। ठीक है, चलो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला है, ये सीजीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है ना, और इसमें पूछा गया है गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के, है ना। तो ये 20 का प्रश्न है, 2020 का, है ना, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरीश मुर्मू जो है ये 14वें क्रम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, कैग, है ना। किंतु अब ये परिवर्तन हो चुका है, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। अभी रिसेंटली समाप्त हुआ, शायद ये 20 नवंबर को 2020 नवंबर 2024 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। ठीक है, और अभी रिसेंट में क्या नाम है उनका, अ, अ, क्या के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति ये अभी के कैग हैं, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और ये 15वें नंबर के हैं। ठीक है, 15वें नंबर के ये कैग हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, ठीक ठीक ठीक। और ये 21 नवंबर को इन्होंने अपना वो क्या बोलते हैं, पद ग्रहण किया है। ठीक है, 21 नवंबर 2024 को पद ग्रहण किया है। नाम क्या है, के संजय मूर्ति, 15वें नंबर के। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जैसे कि 20 में प्रश्न पूछा गया है, तो हो सकता है कि अब भी पूछ लिया जाए। ठीक, अगला देखते हैं, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, चलिए विचार करते हैं और हमें सही उत्तर का चयन करना है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। ठीक है, तो ये तो मुझे सही लग रहा है, ये सही है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक सही है ना, केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं, कथन और कारण दिया हुआ है। चलिए कथन को पहले पढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है, अपितु औचित्य भी है। ये कथन सही है। ठीक है, क्योंकि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। ये कारण भी सही है। तो कथन, ये जो कारण है ये पूरा का पूरा जो है ये कथन का सही व्याख्या कर रहा है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, आर, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये दोनों के दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला देखते हैं, यहाँ भी वही दिया है व्याख्या में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला है, संसद का सदस्य ना होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है, यानी कि भाग ले सकता है। उत्तर क्या होगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी को क्या क्या कहते हैं, अटर्नी जनरल। ठीक है, अटर्नी जनरल। ठीक, अगला है, भारत का महान्यायवादी
संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, वह कानूनी विषय पर बोल सकता है, किंतु मत नहीं दे सकता। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानताएं हैं? चलिए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में है, नियुक्ति है, वेतन है और पदच्युति है। ठीक है। तो इसका उत्तर ये कार्यकाल नहीं है ना? कार्यकाल नहीं है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी। ये सीजी व्यापम एसआई प्री 2023 का प्रश्न है। अगला है व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, वेतन और पदच्युति को लेकर समानताएं विद्यमान है। ठीक है। तो नियुक्ति के बारे में है, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में कैग के बारे में लिखा हुआ है और अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है न्यायाधीश के बारे में। ठीक है। नहीं 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 नहीं। हाँ, नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है 148 में कैग के बारे में, और अनुच्छेद के बारे में लिखा हुआ है 124 में न्यायाधीश के मामले में। और वेतन के बारे में लिखा हुआ है 148 में कैग के बारे में, है ना, कैग के लिए। और एक अनुच्छेद 125 में न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के वेतन के बारे में लिखा है 125। और पदच्युति में लिखा हुआ है, पदच्युति के बारे में 148 में कैग और 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है। तो ये स्लाइड देख लीजिए आप अच्छे से और याद रखिए, है ना। अनुच्छेद के बारे में तो कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है ये तो प्रश्न में नहीं आते हैं जनरली, है ना, लेकिन कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है आपको याद रखने की आवश्यकता है ना, जरूरी है, याद रख लीजिएगा। 24, 25, 24, 24, 25 और 24, है ना, नियुक्ति, पदच्युति और वेतन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है? चलिए देखते हैं सही क्या है। अ, वह लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। ये सही है ना। कार्यवाही में भाग ले सकता है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। तो बैठक में भाग लेना, कार्यवाही में भाग लेना, है ना, बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, भाषण दे सकता है ना, किंतु मत नहीं दे सकता, है ना, मत नहीं दे सकता। ठीक है। चलिए, ये इसलिए ये कथन जो है 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नहीं है, व्याख्या है, देखते हैं एक बार। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति में बोलने व भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आज का हमारा सारा प्रश्न समाप्त होता है। हम फिर और किसी वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।